हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, हमारा यहाँ से हम एक टॉपिक को क्लियर करेंगे आज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद करो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके कौन से चैप्टर का है? तो लाइट चैप्टर का है। लाइट में आपने बेसिकली आपको दो बातें पढ़नी होती है। एक आपको पढ़ना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक आपको पढ़ना होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, यानी कि अपवर्तन और परावर्तन। तो हमें यहाँ पर बात करनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये किसके अंडर में आ जाता है? ये आ जाता है आपके रिफ्रैक्शन के अंडर में आ जाता है। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से थोड़ी सी बेंड हो जाती है, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। ओके, तो ये हमारा रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब एंटर करती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है, थोड़ी सी झुक जाती है। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में हमारा एक टर्म आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद करो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत बार बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाते हैं। रीज़न कि उन्होंने अच्छे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझा नहीं। दूसरी बात कि उन्होंने इनके प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं लगाए। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम इनके थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझते हुए कि देखेंगे कि क्या क्या वैरायटी क्वेश्चन की बन सकती है, और हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर है बात कि आप ये वीडियो किस पर्पस से देख रहे हो? ठीक है, कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना है और प्लस इसके बेसिस पर आपको इसके न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। इतने लगाने हैं कि ठीक है, आप कहो कि हाँ सर इतने सफिशिएंट है, अब मेरे को ये समझ में आ गया, और फिर से उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपसे बोला जाए कि भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा स्नेल्स लॉ। याद आया? स्नेल्स लॉ के ही अंडर में आपका आता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहता था कि रेशियो ऑफ, ध्यान से जरा सुनो, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते थे? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इज कांस्टेंट। जो आता था, जो हम जब इसका रेशियो लेते थे ना, तो इसका जो रेशियो आता था वो क्या आता था? कांस्टेंट आता था। मतलब मैंने कहा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को बच्चे हम लोग बोलते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अच्छा जी, याद करो, हमने कहा कि मेरे पास देखो एक बाउंड्री होती थी हमारे पास। ठीक है, इस बाउंड्री पर एक लाइट हमारी इंसिडेंट करती थी, यानी कि फॉल होती थी। फिर हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल भी क्या करते थे? एक नॉर्मल भी ड्रॉ करते थे। याद आया? एक हम लोग नॉर्मल को भी खींचते थे। फिर मैंने कहा कि जब ये अब डिपेंड करता है, दो कंडीशन होते थे। चलो हम दोनों ही कंडीशन को देख लेते हैं। चलो हम दोनों ही कंडीशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये बाउंड्री और ये हमारी एक नॉर्मल है। ओके, ये नॉर्मल है। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरी बाउंड्री, एक दूसरा नॉर्मल होगा। ठीक है, अब मान लो मैंने पहली कंडीशन दी कि देखो लाइट यहाँ से हमारी आ रही थी। ठीक है, ये हमारा मीडियम नंबर 1 था। ये क्या था बच्चे? मीडियम नंबर 1। ये हमारा मीडियम नंबर क्या था? 2 था। इसी तरीके से ये भी मीडियम नंबर 1 था, और ये भी मीडियम नंबर 2 है। बाउंड्री के नीचे, इस बाउंड्री के नीचे मीडियम नंबर 2, बाउंड्री के ऊपर मीडियम नंबर 1। ओके, फिर मैंने एक कंडीशन दिया कि चलो लाइट देखो ऐसे आइए, और ये इस तरीके से बेंड हो गई, यहाँ पर इस तरीके से बेंड हो गई। क्या दिख रहा है कि अब जो नॉर्मल है, जो लाइट है वो नॉर्मल से अवे हो गई। याद आया? एक दूसरा कंडीशन ये हो सकता था कि पहले तो ऐसे आई, ठीक है, और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब इस केस में क्या हो रहा है बच्चे? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। तो देखो मैंने कहा कि यहाँ पर जो मीडियम हमारी 1 है, अगर नॉर्मल से अगर वो बेंड हो जाती है तो कहेंगे कि ये हमारी जो मीडियम है ना, ये रेयर मीडियम है। ये कौन सी मीडियम है बच्चे? रेयर। और ये कौन सी मीडियम है? डेंसर मीडियम है।
ठीक है। फिर हमने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक्चुअल में नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। तो अगर नॉर्मल की तरफ, ध्यान से मेरी बात को सुनो, अगर नॉर्मल की तरफ अगर बेंड हो गई है तो हम कहेंगे कि हमारी ये डेंसर मीडियम है, जिसको बोलेंगे हिंदी में सघन, ठीक है। और ये हमारी रेयर मीडियम है। तो लाइट रेयर से जब डेंसर मीडियम की तरफ चलती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ चलती है तो नॉर्मल से अवे, यानी कि नॉर्मल से दूर भागती है। ये हमारा एक बेसिक सा हमने रिफ्रैक्शन में हमने देखा था। अब यहाँ पर हम लोग वही कहते हैं साइन, यहाँ पर हम लोग लेते हैं आई और यहाँ पर लेते हैं आर, यहाँ पर भी लेंगे हम लोग आई और यहाँ पर भी हम लोग लेंगे आर। ये बेसिक सी बातें हैं। तो स्नेल्स लॉ वही कहता है कि साइन आई और साइन आर का रेशियो आपस में क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और वो जो कांस्टेंट आता है वहीं से हमें मीडियम की वैल्यू मिलती है। मतलब एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपसे बोला जाए कि भाई नहीं एक्चुअल बताओ कि भाई क्या मतलब क्या समझा जाए, तो एक्चुअल में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो मीडियम की वैल्यू देता है कि कौन सी मीडियम रेयर हो सकती है, कौन सी मीडियम डेंसर हो सकती है। तो याद रखना कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किस रिप्रेजेंट करेंगे, एन से, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई होगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, तो हमारा जो मीडियम होगा, मीडियम हमारा डेंसर होगा। मीडियम हमारा क्या होगा, डेंसर। हम हमेशा एक मीडियम की दूसरी मीडियम से कंपैरिजन करके बताएंगे कि अच्छा ये मीडियम रेयर। आप किसी एक मीडियम को रेयर या डेंसर नहीं बता सकते। जैसे मैंने कहा कि वाटर, तो वाटर का आप किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो, आप वाटर का कंपैरिजन कर रहे हो एयर के साथ, तो कहोगे कि एयर रेयर है और वाटर डेंसर है, ठीक है ना। तो मीडियम की वैल्यू अगर हाई होगी तो कहेंगे कि मीडियम डेंसर होगा, और अगर मीडियम की वैल्यू मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर लो होगी मतलब कम होगी तो कहेंगे कि हमारी जो मीडियम है वो रेयर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि देखो एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो कितनी होती है, अप्रॉक्स 1.00 समथिंग 1 के आसपास होती है, और जो वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वो होती है 1.33 के आसपास होती है। अब कंपैरिजन करो तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसलिए कहेंगे वाटर ज़्यादा डेंसर है एज कंपैरिजन टू एयर। इसका मतलब है कि अगर लाइट कभी भी एयर से वाटर की तरफ आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी कि ये वाली कंडीशन होगी अगर आपने यहाँ पर एयर को रखा है और इधर वाटर को रखा है। क्लियर बात। या फिर अगर मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने ले लिया वाटर और मैंने ग्लास के साथ ले लिया, तो याद करो वाटर और ग्लास में कौन ज़्यादा डेंसर होगा, ग्लास ज़्यादा डेंसर होता है, लगभग इसका 1.5 के आसपास होता है। याद नहीं रखना है, बस एक आपको समझना है, बेसिक सी बातों को समझना है। समझ भी लोगे तो एक कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, याद रखना, ठीक है। याद भी वैसे भी नहीं रखना है। तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव 1.5 होती है। तो मतलब मान लो मैंने कहा कि अगर हम यहाँ पर, अब अगर मान लो मेरा यहाँ पर ग्लास है, वाटर है, और नीचे अगर ग्लास है, नीचे क्या है बच्चे, ग्लास है, तो इस केस में भी क्या होगी, हमारी जो लाइट होगी वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी 1.5 है और वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। ओके, तो कहने का मतलब है कि मैंने ये कहा कि ठीक है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एक वैल्यू बताई कि ठीक है पर्टिकुलर हर एक मीडियम की एक वैल्यू होती है जिसके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब होता क्या है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं देते, हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। मतलब आप किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। पहली बात, जैसे मान लो आपने एक कंडीशन लिया, एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो मैंने कहा कि चलो मेरे पास यहाँ पर एक कंडीशन है, ठीक है, और मैंने कहा कि चलो लाइट जो है ना इस मीडियम से आई और इस मीडियम में इंटर कर गई, इमेजिन करते हैं, ठीक है। ये आपका मीडियम नंबर 1 था, ये आपका मीडियम नंबर 2 था। तो कई बच्चे बता सकते हैं देखो मीडियम नंबर 1 आपका क्या होगा, रेयर होगा, और मीडियम नंबर 2 आपका क्या होगा, डेंसर होगा। तो मैंने कहा देखो याद रखना कि लाइट फाइनली जिस मीडियम में इंटर करती है, मतलब कि इस केस में अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो इस केस में लाइट फाइनली मीडियम 2 में इंटर कर रही है, तो आप मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे n/1। याद रखना n/1 का मतलब ही है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, n/1 का मतलब ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो मैंने कहा इसको हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1।
ठीक है, यानी कि मीडियम 2 का अपवर्तनांक मीडियम 1 के सापेक्ष, सीधी सी बात। माध्यम 2 का अपवर्तनांक, हिंदी में अगर बोले तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये हमारा होता है। अब अगर मान लो मैंने कहा कि बाई चांस अगर हमारी मीडियम, इफ मीडियम 1, हमारी जो मीडियम 1 है ना वो क्या है, मान लो एयर है, तो अगर लाइट एयर से अगर किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तो आप केवल अगर इतना भी लिख दो ना N2, और अगर आप 1 नहीं लगाओ तो भी चलेगा, और N2 एयर लिख दो। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 वही चीज़ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू एयर मत लगाओ तो भी अंडरस्टूड है कि लाइट एयर से आ रही है और किसी दूसरे मीडियम में जा रही है। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो मैंने कहा कि ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सवाल है कि देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आपको कितने फॉर्मूले मिले। तो पहला फॉर्मूला तो आपको मिला कि n इज इक्वल टू, जैसे मान लो आपने कहा कि चलो ठीक है अगर हम इस मीडियम की बात करें, मान लो यहाँ पर आपके पास एंगल I होगा, ये वाला एंगल आपके पास R होगा, तो मैंने कहा कि N21, हमें कंडीशन आपको दे दी कि चलो यही वाला आपके पास फिगर है और आपको इसमें मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है। तो हो सकता है क्वेश्चन कैसे दे दे कि N21 आपसे पूछ ले, एंगल दे दिया जाए, यानी कि साइन I भी आपको दे सकता है, साइन R भी आपको दे सकता है। तो साइन I और साइन R से आप पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बता सकते हो। मान लो कि अब क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया और क्वेश्चन में दे दिया आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो सीधी सी बात है, कैसे रखोगे, जिस मीडियम से लाइट आ रही है, मतलब 1 से आ रही है, तो हम उसकी स्पीड पहले रखेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, हम जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखो। हम कह रहे हैं बच्चे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन, अगर आपने N21 लिखा है तब याद रखना, फिर स्पीड ऑफ लाइट किस में निकालनी है आपको, मीडियम 2 में निकालनी है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, क्लियर बात। तो अगर N21 है तो हम कहेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एक ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। कभी कभी आपका फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी होता है। मतलब मान लो जैसे दे दिया कि देखो भाई जो मीडियम 1 की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अंडरस्टूड है कि एयर के रिस्पेक्ट में, मान लो कह दिया कि समथिंग कुछ है x है, ठीक है। फिर मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y है, समथिंग कुछ वैल्यू दे सकता है। तो अगर मीडियम तो यहाँ पर ओके ऑलरेडी अंडरस्टूड है, बट ये समथिंग कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर अंडरस्टूड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर अंडरस्टूड है। आपसे पूछ दिया कि नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बताओ विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बताओ विद रिस्पेक्ट टू 1, तो यही चीज़। तो इस केस में आप कहोगे N2 अपॉन N1, सीधी सी बात है ना, यानी कि जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालनी है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ऊपर रखोगे और जिसकी जहाँ से आ रही है लाइट उसकी नीचे रखोगे। तो ये 3 फॉर्मूले अगर आप लेकर के चलते हो, अगर आप लेकर के चलते हो तो आई होप कि आपको इससे रिलेटेड चीज़ों को अब समझ में थोड़ी बहुत आएंगी। स्टार्ट करें, क्लियर है। अब बाकी का जो भी कॉन्सेप्ट होगा हम लोग अपने उसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। बट ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है तो आप हमेशा मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर वो मीडियम 1 अगर एयर है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर वो मीडियम 1 क्या है, एयर है, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर लगाओ या मत लगाओ आपकी मर्जी। लेकिन अगर एयर नहीं है तो फिर लगाना पड़ेगा कि अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। चलो आ जाओ, देखो जरा फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक की इकाई क्या है। भाई कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर जिनको आंसर पता है अच्छी बात, नहीं पता है देखो, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, आपने कई बार देखा कि आपने ये भी देखा कि N21 इज इक्वल टू, आपने कहा कि साइन I अपॉन साइन R। तो पहली बात साइन I और साइन R का कोई यूनिट नहीं होता, तो दैट मीन्स आपको इस केस में भी नो यूनिट मिला। फिर आपने सर कहा था कि सर एक तो मैंने एक और फॉर्मूला देखा था, स्पीड ऑफ लाइट देखा था ना, स्पीड ऑफ
देखो बार बार चीज़ों को लिखा करो, हम कहने का मतलब है ना, आप इन चीज़ों को तभी समझ पाओगे जब अगेन एंड अगेन की प्रैक्टिस करोगे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मैंने कहा, फिर मैंने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अच्छा ये बताओ स्पीड की यूनिट बेसिकली क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर भी मीटर पर सेकेंड और नीचे भी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती। आपने देखा, आपने एनसीईआरटी की बुक में भी आपने जो टेबल देखा होगा, ढेर सारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टेबल है, क्या उसमें कहीं भी कोई यूनिट लिखी है? नहीं है। याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। ये डायमेंशन लेस होता है, इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। विच हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सीधी सी बात है वाटर और ग्लास। सीधी सी बात है, वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो लगभग होती है 1.3 के आसपास, और ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो होती है 1.5 के आसपास। तो कौन सी ग्लास है वो अलग वैरी करता है, बट हम मिनिमम 1.5 के मान करके चल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगी। चलो हम इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं। अगर हम आपसे ये पूछ लें इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, किस मीडियम में? मतलब कि वाटर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी या ग्लास में? गैस करके आंसर अपना गैस करो और फिर देखो मैच करो कि आपने जो आंसर दिया वो सही है कि नहीं। सीधी सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपका n मैक्सिमम होगा तो स्पीड मिनिमम हो जाएगी। अगर आपका n मिनिमम है तो स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ में आएगी ना? इसकी स्पीड याद रखो, लाइट, हम लोग ये सारा का सारा काम हम लोग किसका कर रहे हैं? लाइट का कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर 1.3 है तो स्पीड मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में किया भाई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि वाटर में द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज मैक्सिमम एज कंपेरिजन टू ग्लास। क्लियर है? मैच करते चलो। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब एक मीडियम दे दी गई है, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एथिल अल्कोहल। तो मतलब जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको हम लोग लिख देते हैं, चलो CO2 लिख देते हैं, वो इसकी मीडियम कितनी दी गई है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई, कैसे लिखेंगे? NCO2। क्या लिखेंगे? NCO2। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की, इज इक्वल टू 1.63 दिया गया है। एंड अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का दिया गया है 1.63 1.36। एन अल्कोहल, ये अल्कोहल शॉर्ट में मैंने लिख दिया, कितना दिया है? 1.36। कह रहा है कि विच ऑप्टिकली डेंसर, कह रहा है कि इनमें से कौन सा डेंसर होगा। सीधा सीधा आपसे यही पूछ रहा है। तो देखो सीधी सी बात है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है वही डेंसर होता है। तो अगर कंपैरिजन किया तो पता चला कि ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा डेंसर, हमारा हो जाएगा डेंसर, और ये हमारा हो जाएगा रेयर। अच्छा एक चीज़ और हम आपसे ऐड कर देते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि लाइट की स्पीड किस में ज़्यादा होगी, तो सीधी सी बात है जो रेयर है इसमें स्पीड मैक्सिमम होगी, इसमें स्पीड अधिकतम होगी एज कंपेरिजन टू इसकी स्पीड से, इसमें स्पीड कम होगी। क्लियर बात? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है ना? अच्छे से देखो और क्लियर करो एकदम। अब यही सब सारे क्वेश्चन हैं जो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को एकदम मतलब क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन के थ्रू अगर आप चल रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर परेशान रहोगे कि सर कैसे किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द स्पीड ऑफ लाइट? भाई सीधी सी बात है, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, देखो कुछ भी नहीं दिया है, केवल डायमंड का दिया है, विद रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं लगाया। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 2.42। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमंड में इस लाइट की स्पीड होगी वो एयर के कंपैरिजन में 2.42 टाइम कम होगी। सीधी सी बात। तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 2.4 टाइम। या फिर ये कह सकते हो, आप ये भी बता सकते हो, अगर एक्चुअल में अगर आप इसको लिखो तो हम ये कह सकते हैं, इट मीन्स कि द रेशियो ऑफ, याद करो रेशियो, इसको जरा ऐसे बना भी लो फिगर से ताकि आप बच्चों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए, है ना, कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मतलब कि हमारी ये नीचे वाली मीडियम जो है ना वो डायमंड है। नीचे वाली मीडियम क्या है बच्चे? डायमंड है। अच्छा कोई भी रिस्पेक्ट में दिया नहीं तो हम क्या मानते? एयर मानते। तो लाइट यहाँ से ऐसे चली होगी,
अब बताओ क्या किया जाए, नॉर्मल की तरफ भगाया जाए, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल की तरफ, क्योंकि हमारा डायमंड एयर के कंपेरिजन में क्या है, डेंसर है, बहुत ज़्यादा डेंसर है, डायमंड सबसे मोस्ट डेंसर मीडियम होता है। तो हम ये कहेंगे, देखो अगर मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड यानी कि एन डायमंड ऐसे मैंने लिख दिया इज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट, बोलो क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मैंने कहा ना कि जहाँ से पहले आती है स्पीड हम वहाँ पर रखते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, सीधी सी बात है। अगर कोई कह रहा है कि भाई देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इतना है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 2.42, सीधी सी बात बस। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, if the refractive index for light going from air to diamond to be 2.42, what will be the refractive index for light going from diamond to air? देखो सीधी सी बात है, एक हमारा आता है रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट आता है, ओके एक रिवर्स का कॉन्सेप्ट आता है, एक मिनट यार कौन सी गाड़ी अभी चल रही है, क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसकी, डायमंड की, कहाँ से, फ्रॉम गोइंग फ्रॉम एयर टू डायमंड, इतना एयर टू डायमंड, ध्यान से सुनो, यानी कि एक तरीके से ये दे दिया आपका एन डी, डी फॉर यहाँ पर हम लोग डायमंड समझ रहे हैं, डी फॉर डायमंड, और आप एयर लिखो चाहे मत लिखो, अंडरस्टूड है क्योंकि मैंने बताया था, इज इक्वल टू कितना दे दिया है 2.42, तो मतलब अगर समझ रहे हो क्या, है ना, फ्रॉम एयर ना, यहाँ से ध्यान से देखो फ्रॉम एयर, तो ये आपकी हो गई डायमंड वाली मीडियम और ये आपकी हो गई एयर वाली मीडियम, तो लाइट अभी क्या है एयर से डायमंड की तरफ जा रही है, तो दैट इज आपका दे दिया। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम डायमंड टू एयर। अब हम इसी को रिवर्स कर दे रहे हैं, इसी को हम क्या कर दे रहे हैं बच्चे, रिवर्स कर दे रहे हैं, मतलब अब हम डायमंड को यहाँ रख रहे हैं और एयर को यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि देखो हमारी जो लाइट है ना वो डायमंड से जा रही है किसमें, एयर में, तो इधर भाग जाएगी, बोलो सीधी सी बात है, इधर भाग जाएगी, बहुत दूर भागेगी। तो कह रहे हैं कि अब बताओ अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि एन डी ए, मतलब इसका मतलब मैंने क्या लिखा, एन डी ए का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, आप क्या जानते हो, जो होता है एक्चुअल में हमारा दे रखा है कितना 2.42 ये दे रखा है। तो अगर आपसे जस्ट ये पूछते एन ए डी जस्ट रिवर्स कर दे, तो आपको भी इसको जस्ट रिवर्स कर देना है, सीधी सी बात, बस आप इसको सॉल्व कर लो, जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, समथिंग 0 पॉइंट में कुछ आएगा, सॉल्व कर लोगे, ओके। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना ये बात कि जस्ट अगर आपसे जस्ट रिवर्स करके पूछ दिया तो आप भी उस मीडियम को, मतलब उसकी वैल्यू को जस्ट रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि रिवर्स कर लो। ध्यान से सुनो, कह रहा है डिफाइन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो आराम से डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आएगी बताओ डिफाइन करने में, डिफाइन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत आराम से डिफाइन कर सकते हो, हम लोग अभी स्टार्टिंग में किए भी थे, बट हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, कितना है 60 डिग्री, इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बी 32.7 डिग्री, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास गिवन, साइन 60 की वैल्यू आपको दे रखी है और साइन 32.7 डिग्री की वैल्यू भी आपको दे रखी है। चलो जी, तो हम फर्स्ट वाला पार्ट तो आप कर लोगे, डिफाइन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो आप कर लोगे। हम बात करते हैं इसकी, तो मैंने कहा कि मेरे पास देखो क्या है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मीन्स एंगल आई दे रखा है, कितना दे रखा है 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि एंगल आर दे रखा है, कितना डिग्री 32.7 डिग्री। फिर कह रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कि एन जी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या कहोगे साइन आई अपॉन साइन आर, सीधी सी बात है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो साइन आई देखो रख दो, साइन आई मतलब साइन 60, आई के मतलब क्या 60, और साइन आर का मतलब 32.7 डिग्री, ठीक है। अब देखो एन जी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू देखो कितनी दी गई, यहाँ से ध्यान से देखो, साइन 60 की वैल्यू 0.866 अपॉन साइन 32.7 की डिग्री देखो यहाँ दी गई है कितनी 540,
ठीक है, तो फिर यही लेकर के चलना पड़ेगा। 540, एक मिनट कुछ गड़बड़ लग रहा है, 540 नहीं होना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू नहीं है, 0 पॉइंट होगा, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर 0 पॉइंट होगा, 0.540 होगा। ओके, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे तो क्या करोगे, ऊपर नीचे आप 1000 का मल्टीप्लाई कर लो, 866 अपॉन 540 हो जाएगा, थोड़ा बहुत कट पिट करो, ठीक है। अगर आप इसको कट पिट कर लोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू छोटी है तो 1 पॉइंट समथिंग आपके पास कुछ आएगी। इसको देख लो सॉल्व करके, क्लियर बात। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ध्यान रखना ऐसे भी क्वेश्चन देखो दिए गए है ना, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन 2 डिफरेंट ग्लासेस इज गिवन इन द टेबल। अच्छा ठीक है भाई, ये कुछ आपका टेबल दिया गया है और इस टेबल में कुछ कह रहा है कि ये हमारी मीडियम है और पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड सारी की सारी बात हो रही है लाइट की स्पीड की, याद रखना। तो कह रहा है वैक्यूम मतलब समझना एयर, ठीक है ना, एयर वैक्यूम हम लोग एक मान करके फिलहाल चल रहे हैं। तो वैक्यूम में कितनी है, इतनी है, फ्लिंट ग्लास नाम की एक ग्लास होती है उसमें इतनी है, क्राउन में इतनी हो गई, ठीक है। तो क्या दिख रहा है कि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा है स्पीड की लाइट की स्पीड, सॉरी हाँ, फ्लिंट ग्लास में देखो क्या हो गई, बहुत कम हो गई, 1.86 हो गई, तो कम है, सबसे कम इसी में फ्लिंट ग्लास में। क्राउन ग्लास में 1.97, मतलब फ्लिंट ग्लास से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन वैक्यूम ऑब्वियस बात है, वैक्यूम में सबसे स्पीड ज़्यादा होती है। क्या पूछ रहा है जरा ध्यान से देखो तो, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब वही है कि हम फ्लिंट ग्लास एंड क्राउन ग्लास, मतलब आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर, याद रखो विद रिस्पेक्ट टू एयर, किसका फ्लिंट ग्लास का निकालना है एंड क्राउन ग्लास का अलग निकालना है। तो चलो भाई निकाल लेते हैं फ्लिंट ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने कहा हम एक ही बात करते हैं, ओके। तो NFG मैंने लिख दिया, NFG का मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, ये पूरा एक ही है भाई, ठीक है, पूरा लिख लो आप, फ्लिंट ग्लास इज इक्वल टू, तो कहाँ से, एयर से आ रही होगी, तो मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट, यही तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाले, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि केवल फ्लिंट ग्लास का बोला है, ठीक है ना, ये नहीं बोला है कि फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, कह रहा है कि फ्लिंट ग्लास का तुम अलग निकालो और क्राउन ग्लास का अलग निकालो। तो स्पीड ऑफ लाइट हम पहले फ्लिंट ग्लास का निकाल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट समझ आ रही है, इसलिए देखो हम पूरा लिख रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास। अगर मैं इसे शॉर्ट में लिखना होता तो पता है क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं C, याद रखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है C, हम लोग उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन एयर कह लो या वैक्यूम कह लो, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना, अपॉन VFG, मतलब FG का मतलब फ्लिंट ग्लास, ओके। तो C की वैल्यू देखो कितनी है, 3 × 10 की पावर 8 अपॉन VFG यानी कि फ्लिंट ग्लास की वैल्यू देखो कितनी है, 1.86 × 10 की पावर 8, तो ये 10 की पावर 8 से ये तो 10 की पावर 8 कट गया, क्या बचा आपके पास 3/1.86, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो लगभग ये आ जाएगा कितना, 300, मैंने ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और आ जाएगा 1.186, कट पिट करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखो आप कर लेना, इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.61, ओके। अब इसी तरीके से आप जरा मेरे को बता दो क्राउन ग्लास का कैसे निकालोगे। तो क्या लिखने वाले हैं हम कि N क्राउन ग्लास, अब चाहो तो आप पूरा लिख दो क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास। चलो जरा फॉर्मूला बताओ क्या लगेगा, सेम वही काम, मतलब क्राउन ग्लास की आप जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो क्राउन ग्लास भी कहाँ से आ रही होगी, क्राउन ग्लास में जो लाइट की स्पीड आ रही होगी पहले एयर से आ रही होगी, तो आप कहोगे सेम वही स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, देखो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास, दैट मीन्स VCG का मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान से मेरी बात को, वर्ड्स को सुनो, स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास। तो C की वैल्यू देखो पता है स्टिल कितनी है, ये 3 × 10 की पावर 8
अपॉन वीजी देखो कितना है हमारा, तो क्राउन ग्लास की देखो रख लेते हैं कितनी है 1.97। ये क्या हो गया, अरे यार 1.97, इसको भी अभी डिस्चार्ज होना था, इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, ये कट गया, सॉल्व कर लोगे कितना 3/1.97। सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैंने कहा आप ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 300/197। इसको भी आप सॉल्व कर लोगे तो लगभग ये भी 1 पॉइंट के समथिंग आसपास कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना, तो 1.52 ये इसका आंसर आएगा। क्लियर बात, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, तो रिलेटिव, याद रखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बोल दिया ना, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में अब आपको बताना है फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम, पहले तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से थोड़ा सा गेस करोगे कि गोइंग फ्रॉम क्राउन ग्लास टू फ्लिंट ग्लास, मतलब अब हमारी जो लाइट है ना वो क्राउन ग्लास से फ्लिंट ग्लास में जा रही है। अगर हम आपको इसका अगर फिगर बनाने के लिए बोले तो क्या आप इसका फिगर बना सकते हो, देखो देखो ये होगा हमारा एक मीडियम और बाउंड्री उसकी, ओके, ये हमारी मीडियम एंड बाउंड्री है। जरा ध्यान से समझो, लाइट हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है, कह रहा है कि गोइंग फ्रॉम क्राउन ग्लास टू फ्लिंट ग्लास, मतलब क्राउन ग्लास होगी ऊपर, क्राउन ग्लास होगी बच्चे ऊपर, और फ्लिंट ग्लास होगी नीचे, सीधी सी बात है। चलो जी, अब लाइट यहाँ से चली, अब सवाल है सर कि हम इसे क्या करें, टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ बेंड करा दें या नॉर्मल से अवे करा दें, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि स्पीड किस में ज़्यादा है, स्पीड किस में ज़्यादा है। देखो फ्लिंट ग्लास की स्पीड एज़ कंपेरिजन टू क्राउन ग्लास कम है, मेरी बात को ज़रा समझो, फ्लिंट ग्लास की जो स्पीड है ना वो क्राउन ग्लास के कंपेरिजन में क्या है, कम है। तो अगर जिसकी स्पीड कम होती है सर, इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज़्यादा होगा, सीधी सी बात, यानी कि फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे ज़्यादा है और क्राउन ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई वो कम हो गई। तो अगर क्राउन ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो रेयर, ये कैसा हो गया बोलो, ये आपका हो गया रेयर और ये आपका हो गया डेंसर। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या, कौन रेयर और कौन डेंसर, और जब आपको पता चल गया आप पास करा दो, क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्लियर बात। अब तो यहाँ पे क्या पूछा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो भाई किसकी, तो अब एग्जैक्टली यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं है ना, बस वो इतना ही हिंट दिया कि देखो लाइट जो है वो पास हो रही है क्राउन ग्लास से फ्लिंट ग्लास में, क्राउन ग्लास से फ्लिंट ग्लास में, इसका मतलब है कि आपको फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ये नहीं बोला है कहीं भी कि फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, ना, वो आपसे जानना चाहता है कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ करके क्या आपने ये आइडिया निकाला कि यस हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हमारी जो सेकेंड जो मीडियम है वो फ्लिंट ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, याद करो, इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन, कहाँ से आ रही है पहले लाइट, देखो कहाँ से आ रही है, क्राउन ग्लास है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास अपॉन, आपको निकालना किस में है, फ्लिंट ग्लास में, तो लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास, ठीक है, रख दो, स्पीड कितनी है वो दिया गया है ना, वैल्यू आपको दी गई, क्राउन ग्लास की देखो कितनी दी गई है, तो कहाँ गई ये क्राउन ग्लास 1.97 इंटू 10⁻⁸ और इसका कितना दिया था 1.86 अपॉन इंटू 10⁸, ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.97 अपॉन 1.86, ठीक है। सो इसको तो आप पहले ये कर लो, 197 अपॉन 186, ये देखो ये 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, यानी कि समथिंग 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना, 1 पॉइंट आ रहा है आपका 1.059, ये आपका आंसर आ रहा है। आई होप की बात आपको क्लियर होगी, इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत और अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी,
ये ठीक है, दे दिया है। चलो तो मैंने गिवन किया c इज इक्वल टू कितना दे दिया है 3 इंटू सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, याद रखो 8 मीटर पर सेकेंड, और ये होता भी है, फिक्स भी है। इन मीडियम x, अब कोई एक मीडियम है दूसरी, उस मीडियम का नाम क्या है बच्चे x, ध्यान से सुनो। तो मीडियम x में जो इसकी स्पीड है वो 2 इंटू 10 की पावर 8, चलो भाई हम ये भी लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन x, vx का मतलब क्या होता है याद रखना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 8। यहाँ पर देखो एक बच्चों को कन्फ्यूजन जरा होता है कि भाई हम यहाँ पर एक्चुअल में करते क्या, हम लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में देख रहे हैं। ये मतलब नहीं है कि स्पीड ऑफ मतलब मीडियम की स्पीड नहीं है, मीडियम में लाइट की स्पीड है। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, मीडियम में लाइट की स्पीड। तो एक मीडियम थी x, उसमें लाइट की स्पीड थी कितनी 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड मीडियम y द स्पीड ऑफ लाइट इज इतना, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम y इज इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो पूछ कह रहा है कैलकुलेट, पहली बात, पहला नंबर। अब देखो ये ऐसे दे दिया एयर एन एक्स, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दे देगा, तो कन्फ्यूज मत होना, वही चीज़ है। क्या है, अगर हम इसे एन एक्स एयर लिखें तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव, पहले तो इसका मतलब समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन, सॉरी ऑफ एक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर, वही चीज़ ये भी है। और हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एयर पहले हो गया, एन आ गया यहाँ और इससे अटैच हो गया एक्स, तो इसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, वही बात है, दोनों बातें सेम है। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, दोनों बातें सेम है, तो कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं कि सर ये क्या दे दिया, सर ऐसी चीज़ तो पढ़ी ही नहीं थी, नो डोंट वरी। तो देखो यानी कि आपसे सीधा सीधा एन एक्स एयर पूछ रहा है, तो क्या रखोगे भाई, बताओ क्या रखोगे, जरा इसका फॉर्मूला लिख करके आप मेरे को दिखाओ। सीधी सी बात है, मेरी बात जरा समझो। देखो कन्फ्यूजन आपको क्यों होता है, रीज़न ये है ना, आप क्वेश्चन को सही से पढ़ नहीं रहे हो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो स्पीड दे दी गई है अलग अलग मीडियम में, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, तो कौन सा फॉर्मूला आप चूज़ करोगे, स्पीड वाला ही तो फॉर्मूला चूज़ करना है ना आपको। तो आप कहोगे इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, आपको किस में निकालना है, आपको निकालना है एक्स में, तो एक्स में लाइट की स्पीड नीचे रखेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड, बस यही बात तो थी ना, स्पीड ऑफ लाइट किस में निकालना है, एक्स में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स रख देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें आपको एक कॉन्सेप्ट देती हैं, प्लीज़ इनके थ्रू आप चलो, अगर आप नहीं चलोगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट सब कुछ नहीं आने वाला फिर समझ में, ध्यान रखो। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, देखो कितनी दी गई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सी का मतलब होता है एयर, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स में देखो कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर 8, ये 2 से ये 10 से 8 से 8 कैंसिल, आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो स्पीड ऑफ सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब इसी तरीके से आप जरा मेरे को दूसरा वाला निकाल करके दिखाओ, तो जरा कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई। एयर एंड वाई, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई, ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एयर। चलो जरा मेरे को इसको आप निकाल करके दिखाओ और मैच करो, चेक करो कि क्या आप सही में कर ले रहे हो। क्या है हमारे पास है एयर एन वाई, इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं साफ साफ, देखो ताकि आप जब देखो इसको बाद में तो गड़बड़ ना करो, लिख भी लेना अपनी कॉपी में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखो किसकी निकालनी है, वाई की, ऑफ वाई, किस पे रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एयर। चलो जी, तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्पीड ऑफ, लगाया होगा ना आपने, स्पीड ऑफ लाइट किस में रखे हो पहले, एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, कहाँ किस में निकालनी, वाई में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाई। ओके चलो रख देते हैं, कितना हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सभी को पता है 3 इंटू 10 की पावर 8। अच्छा वाई में देखो कितनी दी गई है, वाई में ये 2.5 इंटू 10 की पावर 8, 2.5 इंटू 10 की पावर 8, ये
कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3/2.5, क्या करोगे तो ऊपर नीचे कर लो 10 का मल्टीप्लाई 30/25, ठीक है, कट कर लोगे तो 1 पॉइंट समथिंग कितना आएगा 1.0 के आसपास समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना। ठीक है, 1 डिवाइड कर लेना है 1 पॉइंट, ये हम आंसर यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1.25 के आसपास समथिंग कुछ आ रहा है। क्लियर है, देख लेना डिवाइड करके, ओके, मतलब 1 से बड़ा ही होगा। एक और चीज़ देखो इसमें पूछा है क्या, इसमें एक और चीज़ आपसे पूछ लिया है, क्या पूछा है x and y, इसका मतलब बता सकता है कोई क्या होगा, इसका सीधा सा मतलब है बच्चे रिफ्रैक्टिव, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसकी, y की, ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है भाई, y है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो निकाल लोगे, क्या करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन x अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन y, सॉल्व कर लेना है, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा, ठीक है। कमेंट में आप मेरे को कमेंट करके बताओगे यस सर हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर जो आपका आएगा जब आप निकालोगे डिवाइड करोगे, यानी कि 2 × 10⁸ को आप ऊपर रखोगे, ठीक है, और 2.50 को आप नीचे रखोगे, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8 के आसपास आएगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5 इफ इट स्पीड इन एयर इज बी हमारा दे दिया भाई 12 किलोमीटर पर सेकेंड में दे दिया है, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये देखो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, प्रॉब्लम है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, ये किलोमीटर पर सेकेंड में दे रखा है, ठीक। तो कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। अच्छा मान लो अगर हम किलोमीटर पर सेकेंड में रख रहे हैं तो हमारा आंसर भी जो स्पीड आएगा वो भी किस में आएगा, किलोमीटर पर सेकेंड में ही आएगा, तो ठीक है हम किलोमीटर पर सेकेंड में ही छोड़ देते हैं, ठीक। देखो क्या गिवन है, कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमसे पूछ रहा है वी मीडियम, कोई भी एक मीडियम था उसकी हमसे, उसमें लाइट की स्पीड हमसे पूछी जा रही है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब उसी मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे दी गई है, मतलब एन मीडियम, क्या लिखेंगे एन मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 6/5, ये दे रखा है। फिर इफ इट्स स्पीड इन एयर, एयर का मतलब सी इज इक्वल टू दे रखा है 3 कितने 0 भाई 50, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपका दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है कि चलो बता दो इसकी स्पीड, ओके, तो चलो लगाते हैं। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि सर फॉर्मूला कौन सा लगाएं, तो जानते तो हो भाई, आप फॉर्मूला नहीं जानते हो क्या कि n इज इक्वल टू जिसकी स्पीड आपको, जिसकी मीडियम की, अगर ध्यान से मेरी बात जरा समझना, यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होगा, हम समझ रहे हैं आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या आ सकता है, ये आपकी होगी समथिंग कुछ तरीके से, यहाँ पर होगी एयर और लाइट चली होगी, ये क्या हो गया, लाइट चली होगी किसी दूसरे मीडियम में, मान लेते हैं बेंड तो नहीं होगी, इधर की तरफ बेंड होगी क्योंकि एयर तो सबसे हल्का होता है, ठीक। अब आपने कहा सर आपने ऐसे ही क्यों बनाया, आपने एयर को सर ऊपर क्यों रखा और इस मीडियम को आपने नीचे क्यों रखा, देखो सीधी सी बात है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है वो किसकी दी गई, वो मीडियम की दी गई है ना बच्चे। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम की दी गई है तो इसका मतलब है कि मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, और अगर विद रिस्पेक्ट टू एयर है मतलब लाइट एयर से आ रही है और मीडियम में जा रही है, सीधी सी बात है, ओके। तो हम जानते हैं कि n इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम,
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर हम इस स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम को अगर इस तरफ अगर ट्रांसफ़र कर दें और n को अगर हम इधर ट्रांसफ़र कर दें, तो देखो हम स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग लिख देते हैं v, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम लोग देते हैं vm। vm का मतलब याद रखना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का मतलब c अपॉन n, इधर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, c की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 लाख है, ठीक है। अपॉन n की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, कहाँ गई, 6/5, 6/5, ये कहाँ चला जाएगा, टॉप पर चला जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू 3 कितने 0 50 इंटू 5/6, ये देखो कट भी जाएगा, तो 6 से देखो डायरेक्टली काट ले, 6 5 जा 30, 1 2 3 4 4 0, ठीक है। सो वी एम इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 और कितने 0 4 0, क्या, किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात, ठीक है ना। फाइनल आंसर समझ में बात आई, ध्यान रखना। देखो कितना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं था, सिंपल सा फॉर्मूला ही लगाना था, लेकिन आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो लगा पाओगे, नहीं होगी तो सीधी सी बात है, कहोगे सर ये क्या ही क्वेश्चन था। लेकिन अब समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ। अगले क्वेश्चन की देखो बात करते हैं, वही चीज़ है, बार बार वही चीज़ें तो आ रही हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, लिख लो NG। अच्छा, अब ये भी लिख लो कि केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, मतलब लाइट कहीं एयर से आ रही होगी और ग्लास में जा रही होगी। NG इज इक्वल टू 1.5। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सेम क्वेश्चन भाई, सेम क्वेश्चन। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि VG आपसे निकालना है, VG आपसे पूछा जा रहा है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि C आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके चलो, तो हमें VG निकालना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम फिर से अगर अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम आपसे ये कहेंगे, देखो ज़रा समझो, ये आपकी कोई कंडीशन रही होगी, ठीक है। यहाँ पर रहा होगा ऊपर एयर, बात सभी को समझ में आ गई ना। एयर आप सर क्यों बोल रहे हैं, नीचे आप एयर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है बच्चे वो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है, और यहाँ पर रहा होगा आपका ग्लास, यहाँ पर ऊपर रहा होगा कहीं एयर से लाइट चल रही होगी ग्लास में, तभी तो दी गई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो आप फॉर्मूला देखो क्या लगाओगे, आप लगाओगे कि भाई देखो NGA होता है, क्या होता है, पहले एयर का लिखेंगे तो लिखेंगे स्पीड ऑफ, शॉर्ट में लिख देते हैं, ओके ना, शॉर्ट में लिख दें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट मीन्स C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट मीन्स ग्लास। मीडियम हमारा क्या है, यहाँ पर ग्लास है। आपसे VG निकालना है, VG को आप इधर ट्रांसफर करो, NGA को इधर ट्रांसफर करो, सो VG इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, C अपॉन NGA। C की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन NGA की वैल्यू पता है 1.5। कैसे सॉल्व करेंगे सर, ऊपर नीचे पहले हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 30/15 इंटू 10⁸, कट कर दिया, सो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो जो ग्लास में लाइट की स्पीड है देखो कम हो गई, एयर में देखो कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ होती है, लेकिन ग्लास में देखो कितनी हो गई, ग्लास में इतनी हो गई 2 इंटू 10⁸ हो गई ना। तो ये चीज़ होता है, ओके। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू डायमंड विच हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से सुनना, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू डायमंड, एयर से डायमंड में इंटर कर रही है, तो किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई होगी, विच हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियस ही बात बच्चे, ये डायमंड की ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। क्लियर बात, इस तरीके से समझ में आता है। अब ये चीज़ समझ रहे होगे कि इधर होगा कहीं हमारे पास एयर और इधर होगा कहीं हमारे पास डायमंड, ठीक है। तो लाइट इंटर करी एयर से, किसमें, डायमंड में, बहुत तेज मुड़ी होगी है ना, क्योंकि डायमंड हाईली जिसकी डेंसर होती है। तो हमें साफ साफ गिवन हमने क्या लिखा, हमने लिखा गिवन में डी फॉर डायमंड कितना है, ये है 2.42, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड दैट मीन्स हमसे पूछ लिया VD, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड हमसे पूछ लिया, क्वेश्चन मार्क।
द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट मीन्स सी दे दिया, सी आपको दे दिया है कितना है 3 × 10⁸ वही जो होता है। ओके, सो हम फॉर्मूला जानते हैं, सिंस एन डी ए लगाना है तो लगा लो, कोई ऑप्शन है और नहीं भी है तो हम लिखेंगे सी अपॉन सीधा वी डी, बोलो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। सो वी डी को आप इधर ट्रांसफर कर दो, इज इक्वल टू सी अपॉन एन डी ए। सो सी की वैल्यू देखो कितनी है 3 × 10⁸। इतने सारे क्वेश्चन क्यों दिए गए बच्चे, सीधी सी बात है, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जरूर से कर लेना, ये नहीं कि समझ में आ गया तो छोड़ दो। ओके, प्रैक्टिस कर लो और खुद से एक लगा करके देखो, अगर कर ले रहे हो तो अच्छी बात है। क्या किया मैंने ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, ये आ जाएगा 10⁸। क्लियर बात। अब इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो समथिंग 1 पॉइंट के आसपास समथिंग कुछ आएगा। ओके, तो 1 पॉइंट के आसपास समथिंग कुछ आएगा, तो 1.23 आ रहा है × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो कितनी कम हो गई लाइट में, लाइट की स्पीड जो डायमंड में देखो कितनी कम हो गई, 1.23 के आसपास आ गई, कहाँ 3 × समथिंग कुछ होता है। क्लियर है बात। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। आराम से बना लोगे, डायग्राम आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस, इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या लिख लोगे, लिख लो, हम फिर से बोल रहे हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सीधी सी बात है। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइट ट्रेवल्स थ्रू द एयर एट द 300 मिलियन, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। अब ये देखो मिलियन को आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, मिलियन 300 मिलियन। ऑन एंटरिंग वाटर इट स्लोज डाउन टू 225 मिलियन मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि अब पहले एयर में इतनी थी, फिर वाटर में इतनी हो गई, सीधी सी बात है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, तो वाटर एयर से वाटर में जा रही, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ही निकालना है। तो सबसे पहले मैंने गिवन किया, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी की। तो सी इज इक्वल टू देखो कितना दिया है 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड है। पहले तो इस मिलियन को बदलो, तो 300, अच्छा मिलियन, तो आप कितने जीरो लगा लोगे, आप ये लगा लोगे 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, इतने जीरो आप लगा लो, ठीक है, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 1 मिलियन। तो फाइनली कितना हो गया 3 1 2 2 इधर है 6 इधर है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात। इसी तरीके से फिर देखो ये दिया गया है कि जब ये वाटर में एंटर किया, यानी कि Vg लिख देते हैं, कितना 225 मिलियन मीटर पर सेकेंड है ये ना, मीटर पर सेकेंड है। तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 225 है, मिलियन को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 मिलियन मतलब 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 225 × 3 4 5 6 10 की पावर 6, ठीक है, या फिर आप ये लिख सकते हो 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो इतनी बात समझ में आ गई सभी को, क्योंकि पॉइंट अभी यहाँ पर था, मैंने पॉइंट तो डिजिट इधर स्लाइड करा दिया। क्या निकालना है तो निकाल लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि NW इज इक्वल टू C अपॉन VG। VG क्यों करेंगे भाई, वाटर है, सॉरी यहाँ पर क्या है W है, यहाँ पर क्या है बच्चे W। सो C की वैल्यू कितनी है 3 × 10 की पावर 8 अपॉन 2.25 × 10 की पावर 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300 अपॉन 225, सॉल्व कर लोगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, है ना। क्लियर है, 1.33 आपका देते रहे, वाटर है तो लगभग इतने ही आसपास होता है। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो आते हैं। कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल्स गिव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्यू मीडियम। ओके, कुछ हमारे पास कुछ मीडियम है, जैसे कि मीडियम क्या क्या दे रहा है, ध्यान समझो इस क्वेश्चन को पहले तो मतलब समझो। मीडियम हमारे पास है वाटर है, क्राउन ग्लास है, ये सब मीडियम है। रॉक सॉल्ट एक अलग मीडियम है, तीसरा मीडियम, चौथा मीडियम रूबी कुछ है, ग्लास टाइप की होती है, और पाँचवीं मीडियम हमारी डायमंड है। फिर उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिए गए हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
है ना, क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रॉक सॉल्ट का, रूबी का और डायमंड का, इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया है। क्या पूछ रहा है कि यूज दिस टेबल टू गिव एन एग्जाम्पल्स ऑफ, आपको एग्जाम्पल बताना है किसका, ध्यान से जरा सुनो। एग्जाम्पल आपको किसका बताना है, ए मीडियम पेयर, मतलब एक आप ऐसे दो मीडियम का नाम बताओ, सो दैट द लाइट स्पीड अप व्हेन इट गोज फ्रॉम वन टू दीज ऑफ द मीडियम टू अनदर। मतलब आप दो ऐसे मीडियम को सेलेक्ट करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको दो ऐसे मीडियम को सेलेक्ट करना है जब एक मीडियम से लाइट आएगी और जब दूसरे मीडियम में जब एंटर करेगी तो उसकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। क्या कहा मैंने, इस क्वेश्चन ने क्या कहा कि आप ऐसे दो मीडियम को सेलेक्ट करो कि जब एक मीडियम से लाइट आए और जब दूसरे मीडियम में जाए तो इसकी स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए। अच्छा, तो मैंने कहा भाई सीधी सी बात है कि हम एक मीडियम रेयर लेंगे और एक मीडियम डेंसर। अब सवाल है कि पहले किसको आप लोगे, क्योंकि आपको लास्ट में लाइट की स्पीड क्या करनी है, बढ़ानी है, फास्ट हो जाए, है ना, लाइट स्पीड अप हो जाए, मतलब तेज हो जाए। तो इसका मतलब है कि आप लास्ट में रखोगे रेयर वाले मीडियम को। तो देख लो, यानी कि आपने ले लिया, ये दोनों ले लिया, यानी कि आपने ले लिया क्राउन ग्लास और फिर ले लिया आपने वाटर। ये दो मीडियम जब क्राउन ग्लास से जब लाइट हमारी स्पीड जब वाटर में जाएगी तो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी, क्योंकि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के कंपेरिजन में कम है, तो इसमें स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, ए मीडियम पेयर सो दैट लाइट स्लोज डाउन व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। तो जस्ट इसी का उल्टा कर ले हम, तो एक मीडियम पेयर ले लो, तो भाई ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं वाटर को ले लेते हैं और डायमंड को ले लेते हैं। चलो हो गया, तो मैंने ले लिया पहले वाटर और फिर मैंने ले लिया डायमंड। अब वाटर से होकर के अगर डायमंड में अगर लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। ओके, क्लियर है बात, कितना आसान सा क्वेश्चन था। देखो ये क्या कह रहा है भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फोर मीडिया ए बी सी डी आर गिवन बिलो हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ दीज फोर मीडिया मतलब बहुत सारे मीडियम होते हैं, इज द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम किस में होगी और मिनिमम किस में होगी। देखो सिंपल सी बात है, बता दो मैक्सिमम किस में होगी, स्पीड, या ध्यान से सुनो, स्पीड बोला है कि स्पीड मैक्सिमम किस में होगी, तो स्पीड मैक्सिमम उसमें होगी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगी। तो देख लो सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसकी है, 1.33, 1.44, 1.52, तो ए में स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर बात। फिर मिनिमम किस में होगी, तो मिनिमम उसमें होगी जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगी। ये तो हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके थे। तो डी में क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है बात। ओके, अगला देखो एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। ठीक है ना, मीडियम बी का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मीडियम बी का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। चलो इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व करो, देखो आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कर लिया सॉल्व, चलो जरा देखो, देखते हैं। तो आपको पता है कि मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम निकालें ए के, तो हम कहेंगे कि एन बी ए, यही कहेंगे ना, इज इक्वल टू साइन आई। कहोगे सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर स्पीड तो कुछ नहीं दिया ना भाई, अगर स्पीड देता था तो हम स्पीड का फॉर्मूला लगाते थे, बट स्पीड तो दिया ही नहीं, तो हम लगाएंगे साइन आई अपॉन साइन आर। सीधी सी बात है। अब आप हमसे पूछें कि भाई सर साइन आई की वैल्यू कितनी होगी, बता सकते हैं साइन आई। देखो याद रखना, ये होता है आपका आई, दैट इज ये है आई और ये है आर। याद रखो बच्चे हमेशा कि हमेशा नॉर्मल से एंगल बनते हैं, एंगल हमेशा नॉर्मल से बनने चाहिए, यहाँ से नहीं। ये आपका आई नहीं है। ओके, तो आपको पता है कि ये पूरा कितना होता है, ये पूरा 90 डिग्री होता है, तो अगर ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। क्लियर है बात। तो आई इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा बच्चे, 45 डिग्री, एंड एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 रख दो। तो साइन आई मतलब कि साइन 45 डिग्री अपॉन साइन आर मतलब कि साइन 60 डिग्री। साइन 45 की डिग्री सभी को पता है कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू देखो कितनी हो जाती है, साइन 60 तो रूट 3 अपॉन 2, ये 2 यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 3, समथिंग कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको रूट 2 रूट 3 की वैल्यू दे दे, अगर दे देगी तो सॉल्व करनी पड़ेगी, और अगर नहीं दी है तो फिर आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, जहाँ तक कट रहा है वहाँ तक कट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा, ये रूट 2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट 2 अपॉन रूट 3, ये आपका आ जाएगा आंसर। चाहो तो रेशनलाइज भी इसको कर सकते हो। क्लियर है बात। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आई और आर कैसे निकाला जाए।
ओके, फिलहाल तो हमने देखो इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। क्या करना है आपको, इन सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में फिर से 2 दिन बाद 3 दिन बाद वापस फिर से लगा लेना है, ताकि ये जो भी आपने चीज़ पढ़ी है वो एक बार रिवाइज हो जाए। अदरवाइज अगर नहीं लगाया तो फिर से वहीं चले जाओगे जहाँ से आपने इस वीडियो को देखने से पहले आप थे। अच्छी बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो इतना ही फिलहाल रखते हैं, ठीक है। वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो कमेंट करके बता देना सर वीडियो अच्छा था, बहुत अच्छा था, समझ में आया। नहीं होगा तो भी बता सकते हो कि सर वीडियो में कुछ समझ में बातें नहीं आई, क्या आपने पढ़ाया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और तुम लोग अपना ख्याल रखो।